समागणी, मेरा नाम संतोष है। स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थंडर स्टॉर्म्स के बारे में। हमने सुना होगा थंडर एंड लाइटनिंग, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से आंधी आई, इतनी तेजी से तूफान आया कि बिजली कड़कने लगी, बहुत गंदी बिजली कड़क रही है। क्या होते हैं ये थंडर स्टॉर्म्स, क्यों आते हैं, साइक्लोन से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए थंडर स्टॉर्म्स को क्रिएट होने के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताऊं तो हर दिन में लगभग 2000 थंडर स्टॉर्म्स आते हैं अराउंड द ग्लोब। लेकिन हम इन पूरे 2000 के बारे में नहीं सुनते हैं। जब बहुत डिजास्टर्स होता है कोई, तो हमें उसे न्यूज़ के बारे में पता चलता है। क्या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है थंडर स्टॉर्म्स की, इन सब के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट एक पूरा पर्सपेक्टिव लेंगे थंडर स्टॉर्म्स का, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है और धीरे धीरे इनका डिसिपेशन कैसे होता है। तो ठीक है, अब जैसे थंडर स्टॉर्म्स को अगर आप एक ब्रॉड पिक्चर में देखोगे ना, तो देखने में बहुत डरावना लगता है। ऐसा लगता है इट्स अ वेरी ह्यूज बंच ऑफ क्लाउड्स जो ऊपर, बहुत ऊपर किलोमीटर तक, 10-12 किलोमीटर तक गया है, वो बहुत चौड़ा है, इसमें बहुत सारे क्लाउड्स हैं, बहुत गहरा काला दिखाई देता है ये। इसमें लाइटनिंग होती रहती है, इसमें से बिजली कड़कने की आवाज़ें आती हैं। तो ये देखने में जितना डेंजरस होता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है। तो आज हम इसी स्ट्रक्चर को समझेंगे। बट सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स होते क्या हैं। तो ये एक्चुअली ना लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना कभी भी। जैसे कि साइक्लोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन या एम टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट एरिया होता है वो लैटिट्यूड पे काफ़ी वाइड होता है, इसीलिए हम उन्हें ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन जो थंडरस्टॉर्म्स हैं, ये एक टर्सरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कोई कन्वेक्टिव सेल बन रही है, कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में कहीं ना कहीं एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, बट हम स्टॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन ना हो, कि वर्टिकल एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। और ये लोकलाइज्ड होते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इन्हें बहुत यूनिक बनाती है, कि इसके अंदर एक स्विफ्ट अपवर्ड मोमेंट ऑफ एयर होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक के अंदर लेके जाऊंगी कि थंडरस्टॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कि एयर कैसे अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट क्या होता है। मान लो कि ये सरफेस यहाँ पे सोलर इंसोलेशन से गर्म हो रही है, ठीक है। सूर्य की सीधे किरणें गिर रही हैं, और यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी है। ओके, अब इस सोलर इंसोलेशन से ये गर्म होगी, विच मीन्स कि उसके बाद में ये क्या करेगी, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस भी लीव करेंगी, विच मीन्स कि ये धीरे 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 ठंडा होना स्टार्ट होगी। इसके आसपास की जो एयर होगी वो गर्म होना स्टार्ट होगी। जब ये आसपास की एयर गर्म होगी तो क्या होगा, ये लाइट हो जाएगी। इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। लाइट होके ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, इसी ऊपर की तरफ उठने को हम बोलते हैं अपड्राफ्ट। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया है, स्विफ्ट, फटाफट से, तेज। आगे चल के हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होता है। मतलब ये जो हवा यहाँ से ऊपर उठ रही है, ये बहुत तेजी से गश करती हुई उठ रही है, बहुत तेजी से गश कर रही है। का मतलब है कि यहाँ पे सोलर इंसोलेशन कंटिन्यूस लेवल के लिए है, और इस गश करती हुई हवा के साथ में ये जो पानी इवोपरेट हो रहा है, इसके जो वाटर वेपर्स हैं वो भी इसके साथ में ऊपर एटमॉस्फेयर में उड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक चीज तो श्योर हो गया है कि कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब वापस आ जाओ एक बार तो, एलन स्ट्रॉलर हैं, जिनकी बुक मैं मोस्टली रिकमेंड भी करती हूँ पढ़ने के लिए। इन्होंने थंडरस्टॉर्म को क्या बोला है कि थंडरस्टॉर्म जो है ना, एक इंटेंस लोकल स्ट्रॉर्म है जो लार्ज, डेंस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से एसोसिएटेड होता है। लार्ज, बहुत बड़े, डेंस, बहुत घने। बादल घने होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें उतना ही ज्यादा पानी है। और एक स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर, मतलब कि हवा बहुत गश करती हुई ऊपर की तरफ उठ रही है। और थंडरस्टॉर्म साइक्लोन से इसीलिए डिफरेंट होते हैं कि साइक्लोन जो है वो सर्क्यूलर घूमते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा था, तो हमने ऊपर से देखा था कि वो एक सर्क्यूलर रोटेशन कर रहे थे। लेकिन थंडरस्टॉर्म जो है, इसमें वर्टिकल रोटेशन होता है। इसमें हवा एक ब्लॉक की तरह समझो, हवा बाहर से इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो रही है बहुत तेजी से। जैसे ऐसा मान लो आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर लगाया है, और वो नीचे से सारी हवा को अपने अंदर खींच रहा है। इस तरीके से एक बुर का सेंट्रल के अंदर वो स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक स्पेशल केस ऑफ कन्वेक्टिव मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं ना, मतलब वो दिखने में भी आपको ऐसा लगेगा कि एक यहाँ पे डाउनपोर ब्लॉक बन रहा है, और यहाँ पे चारों तरफ एक टॉप बन रहा है इसका। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो हमने देखा ना ब्लॉक, ये डाउन पोरिंग ब्लॉक होता है, डाउन ड्राफ्ट होती है यहाँ पे। बट कोई भी चीज नीचे आए उसके लिए जरूरी है कि वो पहले ऊपर भी जाए।
तो मतलब यहाँ से जो हवा है वो इन ब्लॉक्स में इस तरीके से गश करती हुई ऊपर जाती है। अब ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की बात करी थी। नाउ अगेन कमिंग बैक टू वन वेरी बेसिक पॉइंट, यहाँ से हमारा ये वाटर बॉडी था, ठीक है। अब यहाँ से वाटर वेपर जो है वो इस गश करती हुई हवा के साथ में ऊपर की तरफ उठा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था पिछले वाले लेक्चर्स में, अगर आपने देखा है कि सॉलिड टू लिक्विड टू गैस के अंदर जब भी कोई मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। मॉलिक्यूल्स में वो लेवल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब रहता है, तभी वो बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस रहता है। और जब हम उल्टा जाते हैं, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड में जाते हैं, तो एक एनर्जी का डिसिपेशन होता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, उनका मूवमेंट कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और इसके अंदर एनर्जी का रिलीज होगा। सिंपल फंडा है। अब जब सोलर इंसोलेशन यहाँ पे गिर रहा है, इसकी वजह से ये लिक्विड का पानी है, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। का मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट अब्जॉर्व करी गई है। अब ये अब्जॉर्व करी हुई हीट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ये वाटर वेपर जो है, ये ऊपर उठेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे, हमने एडियाबाटिक लैप्स रेट पता है हमें, उसकी वजह से ये धीरे धीरे एनवायरमेंट में ठंडा होगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम माने अगर हम वेट एडियाबाटिक टेम्परेचर लैप्स रेट की माने तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर पर किलोमीटर पे डाउन होता है, तो मान लो अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस था, तो इससे 10 किलोमीटर ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उससे 10 किलोमीटर ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वेट एडियाबाटिक टेम्परेचर रेट हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर कम होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वापस से लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए उन्हें एक तो पार्टिकल चाहिए होगा, जैसे कि सूट हो गया है, या फिर हमारे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इस पार्टिकल के चारों तरफ ये लिक्विड जम जाएगा, जैसे कि हम और इन पार्टिकल के चारों तरफ जब ये पानी धीरे धीरे जमा होगा, तो क्या होगा, ये एक हीट जो इसने एब्जॉर्व करी थी तब, वो यहाँ पे रिड्यूस करेगा, वो यहाँ पे डिसिपेट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये लिक्विड, जहाँ पे ये गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर वेपर, वहाँ पे एक हीट भी रिलीज हो रही है। अब ये हीट है जो इस थंडरस्टॉर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमने साइक्लोन के अंदर भी ये बात करी थी, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। तो अगर हम किसी भी थंडरस्टॉर्म का क्रॉस सेक्शन देखें ना, तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये आपको ये अप ड्राफ्ट है, जिसको हम बात कर रहे हैं ना कि गश करती हुई ऊपर उठ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि गर्म है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो इस गश की वजह से ये बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है, बट ये एक ही पॉइंट तक ऊपर उठेगी। यहाँ पे एक एनुअल टॉप भी बनाएगी, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये वापस डाउनपोर, जब इसमें इतना ज़्यादा कंडेंसेशन का पानी हो जाएगा, जब इसमें जब ये बिल्कुल पानी से फिल्ड हो जाएगा, तब क्या करेगा, इसमें डाउन पोरिंग स्टार्ट होगी, प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होगा, डाउन ड्राफ्ट स्टार्ट होगा। तो ये होती है हमारी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ थंडरस्टॉर्म में। अभी हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे। हमने सिमिलरली इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारे कोर्स के अंदर भी कवर अप किए हैं। यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस 2025 के लिए वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स। इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड अ वेरी वेरी यूनिक कोर्स फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट। इसके अंदर हमने जनरली जो इश्यूज आते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से पेपर 1 में जो हमने लॉज मॉडल थ्योरीज थिंकर्स पढ़े हैं, उसे पेपर 2 में किस तरीके से रेप्लिकेट करना है, वो समझ नहीं आता है। तो हमने इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 को इंटीग्रेट करके पढ़ा है। इसमें हमने, क्योंकि पीवाईक्यूज हमारा पूरा बेस क्रिएट करते हैं, तो जितने भी इसमें हम पीवाईक्यूज को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हर सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले वी विल हैव अ लुक एट द पीवाईक्यूज कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे गए हैं। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग अ कंप्लीट मॉड्यूल सब्जेक्ट लाइक जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करने के बाद, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करने के बाद, वी विल टेक प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक आंसर्स ऑल्सो। इसके साथ में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर को कैसे इंक्लूड करना है। क्योंकि एक इशू जो आता है कि हमारा जो ऑप्शनल का आंसर है वो बहुत ही जीएस जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप उसमें ज्योग्राफिक के कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इन सबको इंक्लूड नहीं करते हो। और ये सब कहाँ से आता है? करंट अफेयर से आता है। तो किस तरीके से करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना है, इन सब के बारे में भी बात करी गई है। कोर्स की स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को एक साथ में
लेके पढ़ाया गया है ताकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी स्मार्टली कवरेज हो जाए। और इसके साथ ही में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों ना हो, उसे बहुत ही सिंप्लीफाई करके पढ़ाया जाए। जैसे कि थंडरस्टॉर्म है, यू विल अंडरस्टैंड इट सो सिंपली कि थंडरस्टॉर्म कैसे आता है, क्यों आता है। जब आप बहुत सिंपल बेसिक पे ध्यान देते हो तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी बहुत सिंपल होने लग जाता है। तो आप एनरोल कर सकते हो। वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स वेरी सून। इसका जो एनरोलमेंट लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। ओके, कमिंग बैक टू द थंडरस्टॉर्म्स की थंडरस्टॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या बात करी है कि एक लोकल स्टॉर्म है, ठीक है, लोकलाइज्ड एरिया में होता है, बहुत बड़े एरिया में नहीं होता है। और यहाँ पे एक स्विफ्ट स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट मूवमेंट होता है हवा का फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, बिल्कुल ऊपर की तरफ उड़ती है बहुत तेजी से। अब यहाँ पे इसको जो पावरफुल बनाता है वो है इसका एक थर्मोडाइनमिक मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने अभी आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के बारे में बताया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो लिक्विड से गैस में और जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म होती है। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हवा इतनी गश होती हुई आ रही है, तो यहाँ पे क्या था, वाटर वेपर जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग गश अप ड्राफ्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल में बनेगा, ये थोड़ा सा हेवी होगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेजी से ऊपर आ रही है कि इसे फिर से उछाल के ऊपर फेंक देगी और ये वापस यहाँ पे अपर लेयर में चला जाएगा। अगेन ये थोड़ा हेवी होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, बट वापस आती हुई अपड्राफ्ट इसे ऊपर ले आएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल कन्वेक्टिव साइकिल्स बनते हैं, इसमें सेल्स बनती हैं। और इसी से यहाँ पे हमारी दो पोजीशंस होती हैं। एक हम बोलते हैं बेस ऑफ क्लाउड। बेस ऑफ क्लाउड मतलब जो हमारा बिल्कुल नीचे बॉटम ऑफ द क्लाउड होता है। और एक होता है जिसे हम बोलते हैं आइसिंग लेवल। आइसिंग लेवल हमारा एल्टीट्यूड पे हम क्लाउड का वो पॉइंट मानते हैं जहाँ पे ये जो लिक्विड हमारा मॉलिक्यूल है, दिस विल इवन टर्न इनटू सॉलिड। क्यों सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर उतना ही धीरे हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ही लो हो जाएगा, उसीलिए हम उसे बोलते हैं आइसिंग लेवल। बट ये जो कन्वर्जन है वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड के अंदर, इसके अंदर हमें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट यहाँ पे रिलीज होती है और इसी की वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इसी की वजह से, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस जो स्ट्रॉम को, ये तूफान है, इसे एक मोमेंटम मिलता है। और जो थंडरस्टॉर्म है ना, ये बहुत ही सेल्यूलर टाइप का वर्टिकल मूवमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, कन्वेक्टिव सेल का मूवमेंट होता है, अप डाउन अप डाउन, अप ड्राफ्टेड डाउन ड्राफ्टेड, अप ड्राफ्टेड डाउन ड्राफ्टेड, ठीक है। और जब ये बहुत सारी इसी तरह के कन्वेक्टिव सेल्स मिल जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं मेसोस्केल कन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स। और ये मेसोस्केल कन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स है, थंडरस्टॉर्म्स जो हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, इनमें बहुत हजार्डस होते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे तूफान से लेके आ जाते हैं, इसमें टोर्नेडोज की बनने की कंडीशंस भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो दैट इज वन पॉइंट। अनदर इज यहाँ पे, क्योंकि देखो ये डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि हम एक टाइप होता है इसका सिंगल कन्वेक्टिव सेल होता है, एक होता है मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल होता है, एक होता है ये स्क्वॉल लाइन बनाता है। आपने स्क्वॉल का पढ़ा होगा, जैसे अमेरिका के अंदर स्क्वॉल लाइन आती है, वो एक बिल्कुल इस तरह की पतली लाइन होती है जो जहाँ भी जाती है बिल्कुल डिजास्टर कर देती है। और तीसरी होती है हमारी मेसोस्केल कन्वेक्टिव टाइप की। तो जो जितनी ज़्यादा कन्वेक्टिव सेल्स उसमें होंगी उतना ही ज़्यादा वो थंडरस्टॉर्म डिजास्टर्स होगा। जो टिपिकल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो हेवी डाउनपोर के साथ में आते हैं, उसमें जैसे हम बोलते हैं कि लाइट एंड थंडर, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मिड लैटिट्यूड में जो जनरली बनते हैं वो हेल एंड स्क्वॉल के साथ में बनते हैं। हेल इसलिए बनता है क्योंकि मिड लैटिट्यूड के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा हमारा राइज भी उस टेम्परेचर लो भी उस हिसाब से होता है, एंड स्क्वॉल्स भी बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमड ट्रॉपिक एरियाज होते हैं वहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी डेली होती है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। अगर हम वर्ल्ड पैटर्न ऑफ थंडरस्टॉर्म को देखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जनरली यहाँ पे क्योंकि प्रेसिपिटेशन नहीं, यहाँ पे बोलूँगी कि लेवल ऑफ मॉइस्चर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो और दूसरा, इनका एल्टीट्यूड के साथ में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब कि जो बेस लेवल एंड आइसिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स जो आते हैं, लेकिन कन्वेक्टिव सेल्स इस तरीके से क्रिएट होती हैं कि वो स्क्वॉल या टोर्नेडोज बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रॉपिक्स के अंदर देखोगे, जैसे अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका के अंदर बहुत साइक्लोन्स, बहुत थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ड्राई एरिया है तो यहाँ पे आंधी तूफान आती है। जैसे कि देयर वाज वन मूवी मिशन इम्पॉसिबल, जिसके अंदर टॉम क्रूज बिल्कुल आई थिंक समवेयर इन दी मिडिल ईस्ट का कोई सीन था जिसमें बहुत ही भयानक
थंडरस्टॉर्म आया था, बहुत ही, दैट थंडरस्टॉर्म वाज अ ड्राई थंडरस्टॉर्म। मतलब वो क्या करता है फिर यहाँ से मिट्टी को अपने साथ ऊपर उठा के मिट्टी को बिल्कुल कन्वेक्टिव सेल्स में घुमाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो आंधी, तो वो जैसे हम बोलते हैं ना रेत वाला तूफान, वैसा लगता है, ठीक है। जनरली 16 मिलियन थंडरस्टॉर्म्स हर साल आते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड रीजन्स के अंदर, और हर दिन लगभग 2000 से ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड होते हैं बहुत हेवी डाउनपोर के साथ में, डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ में, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होता है और एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ एयर भी होता है, जिसे हम डाउन बर्स्ट बोलते हैं। तो हमने पहले एक डायग्राम में भी देखा था, बिल्कुल इस तरीके से जैसे पानी नीचे गिर रहा है बहुत तेजी से, इसी वजह से, इसी डाउन बर्स्ट की वजह से हेवी डाउनपोर भी होता है। अब हम बात करते हैं थंडरस्टॉर्म के स्ट्रक्चर के। आई थिंक आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। जनरली इसका जो स्ट्रक्चर है ये कन्वेक्टिव सेल पे डिपेंड करता है। अगर सिंगल कन्वेक्टिव है, मल्टीपल कन्वेक्टिव है, मेसोसेल मेसोस्केल कन्वेक्टिव है, किस तरह का है। तो जितनी ज़्यादा कन्वेक्टिव स्केल्स होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होगा और उतना ही हजार्डस वो थंडरस्टॉर्म होता है। हर सेल जो है वो लगभग कुछ किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है और 8 से 10 घंटे तक वो रहती है, 1 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी स्ट्रांग है, उसमें कितना ज़्यादा वाटर वेपर है, इन सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। जो अपड्राफ्ट होती है मॉइस्ट एंड अनस्टेबल एयर की, जैसा हमने बात करा था, वो एक फॉर्म ऑफ चिमनी होता है। जैसे कि आपने घरों के बाहर चिमनी देखी होगी, जैसे कि आप वैक्यूम क्लीनर का एग्जाम्पल मान लो कि वो सब कुछ ऊपर की तरफ सक कर रहा है, या चिमनी से मान लो कि पूरा का पूरा जो धुआं है, इसमें हम स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट विद वाटर वेपर मानते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रही है एक सिंगल सेल में। तो यहाँ पे जो अनस्टेबल एयर है, जो चिमनी के थ्रू जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये फिर बाद में डाउन ड्राफ्ट, जो एयर ठंडी हो जाती है ऊपर जाएगी, एडियाबैटिक लेफ्ट रेट की वजह से जो एयर ठंडी होगी वो नीचे डाउन ड्राफ्ट में भी आएगी, तो इसका एक कंपनसेटरी एयर मूवमेंट होता है। तो ये जो अप ड्राफ्ट है, जो डाउन ड्राफ्ट है, अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट, यही इसकी कन्वेक्टिव सेल्स बनाती हैं, ठीक है। और ये कन्वेक्टिव जो स्टेजेस होती हैं, ये 3 तरह के स्टेजेस होती हैं पूरे फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म के अंदर। क्यूमुलस स्टेज, मेच्योर स्टेज एंड डिसिपेटिंग स्टेज होती है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको मतलब देखते ही समझ आ जाएगा कि अच्छा अभी धीरे धीरे बन रहा है। जब धीरे धीरे बन रहा है तो आपको सिर्फ रेड लाइंस दिखाई दे रही है, इसमें ब्लू लाइंस नहीं दिखाई दे रही होंगी इसके अंदर। ये मतलब क्या है कि अपड्राफ्ट हो रहा है, सिर्फ अभी हवा यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत तेजी से गश करती हुई उठ रही है, दैट इज अपड्राफ्ट। लेकिन जब ये पूरा बन जाता है मेच्योर स्टेज के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स क्रिएट हो जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे एक तरफ तो अपड्राफ्ट है, हवा ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ जो कूल हवा है वो डाउनपोर भी हो रहा है, हेवी रेन हो रही है, डाउन ड्राफ्ट हो रहा है। मतलब कि पूरा एक साइकिल क्रिएट हो रहा है अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट का। लेकिन धीरे धीरे ये डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी ओल्ड स्टेज के अंदर आप देखोगे आपको रेड लाइन नहीं दिखेगी, मतलब कि कोई भी अप ड्राफ्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा डाउन ड्राफ्ट है, जहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती है, धीरे धीरे ये पूरा का पूरा डिसिपेट हो जाता है। अब इसे एक एक करके देखते हैं इस पे वापस आएंगे। बट उससे पहले एक और पॉइंट है कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए थंडरस्टॉर्म के डेवलपमेंट के लिए। बड़ी सिंपल है, आई थिंक अब तो आप समझ ही गए हो। सबसे पहले कंडीशन है कि कन्वेक्टिव अनस्टेबल स्टेज होनी चाहिए, मतलब कि हवा ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, उसे ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। नॉर्मल रेप्स रेट जो है वो एडियाबैटिक फ्लैप्स रेट से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे वार्म मॉइस्चराइजिंग अनस्टेबल एयर होनी चाहिए। ग्राउंड पे सफिशिएंट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मॉइस्चर को सप्लाई करे, मतलब कोई ना कोई वाटर सोर्स होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा थिकनेस ऑफ इसका क्लाउड का बेस और आइसिंग लेवल का होगा, उतना ही ज़्यादा ये डेंजरस बनेगा। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इट स्टार्टेड ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं क्लाउड का बेस लेवल। और एक पॉइंट यहाँ पे आता है जहाँ, जिसे हम बोलते हैं आइसिंग लेवल। मतलब यहाँ पे जब ऊपर डाउन, यहाँ पे कन्वेक्टिव सेल से जब ऊपर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इस आइसिंग लेवल और बेस लेवल के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि थंडरस्टॉर्म उतना ही ज़्यादा डिजास्ट्रस होगा। जितना कम लेवल है मतलब उतना ही वो कम डिजास्ट्रस होगा। और यहाँ पे एक लेटेंट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो वाटर वेपर लिक्विड में डायरेक्टली कन्वर्ट होते रहना चाहिए, और इसी से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती रहेगी और स्टॉर्म को ताकत मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आइसिंग लेवल और क्लाउड बेस लेवल पे कैसे डिफरेंस होता है। और इसी की वजह से जो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं उसमें थंडरस्टॉर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली डेवलप नहीं होते हैं, बट जब होते हैं तो फिर वो टोर्नेडोज या फिर स्क्वॉल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये कंडीशंस है। अब कंडीशंस में कन्वेक्टिव सेल कैसे बनती है वो एक अलग से कंडीशन है। कन्वेक्टिव मैकेनिज्म कैसे बनता है, कन्वेक्शन ना, अब देखो जनरली जब हम ये पढ़ते हैं कि रेनफॉल किस तरीके से होता है तो हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि हम इक्वेटर पे पढ़ते हैं कन्वेक्शन से, कि इस तरीके से वाटर वेपर ऊपर उठा, उसने क्लाउड फॉर्मेशन किया और यहाँ पे बारिश हुई। दूसरा हम पढ़ते हैं ओरोग्राफिक से, कि यहाँ पे बादल से टकरा गया, हवा ऊपर उठी, कूल हुई, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे हमारी बारिश हुई है। और तीसरा हम पढ़ते हैं फ्रंटल की तरीके से, कि जब दो डिफरेंट एयर मासेस, जब वार्म एंड एयर मासेस साइक्लोनिक फ्रंट में क्रिएट होते हैं, जैसे कि टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, तो उसके अंदर जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास है वो ऊपर की तरफ असेंड करती है, ऊपर की तरफ उड़ती है, उसकी वजह से भी हमारे साइक्लोन्स मतलब क्लाउड कंडेंसेशन होता है, कन्वेक्टिव मैकेनिज्म बनता है। तो जो सेम बारिश वाला मैकेनिज्म होता है वही यहाँ पे थंडरस्टॉर्म के डेवलपमेंट की कन्वेक्शंस होती हैं। अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो पहली स्टेज आती है इसकी क्यूमुलस स्टेज। क्यूमुलस स्टेज के बारे में हमने बात करी कि ग्राउंड पे बहुत इतना ग्राउंड जो इतना गर्म इंटेंसली हीटेड होना चाहिए कि वहां से सीधा ग्राउंड से उठती हुई हवा बहुत तेजी से, हवा इतनी गर्म हो गई है कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठ रही है, और उसकी जो ड्राई एडियाबाटिक लेप्स रेट है वो लगभग 10 डिग्री पर सेल्सियस पर 1000 मीटर होनी चाहिए। मतलब कि 1 किलोमीटर ऊपर उठने पर आपका 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ पे 30 था तो 1 किलोमीटर ऊपर पे यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर एक किलोमीटर यहाँ से ऊपर से यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना तेजी से टेम्परेचर गिरना चाहिए, ठीक है। और जो मॉइस्ट एयर है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 150-130 किलोमीटर पर आवर से होनी चाहिए, ड्यू टू द ट्रिगर इफेक्ट। और जो क्यूमुलस क्लाउड है यहाँ पे धीरे 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 वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट आप देखोगे इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये 0 डिग्री सेल्सियस आ गया है यहाँ पे, मतलब कि ये वाला आइसिंग लेवल यहाँ पे क्रिएट हो गया है और ये बेस लेवल क्रिएट हो गया है। तो ये अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है, अभी सिर्फ और सिर्फ अप ड्राफ्ट हो रहा है। लेकिन जब हम मेच्योर स्टेज में आते हैं तब कन्वेक्टिव सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, अपवर्ड के साथ में डाउनवर्ड मूवमेंट, दोनों अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। और यहीं पे टोरेंशियल रेनफॉल की अकरेंस होती है, क्योंकि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है क्लाउड में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बहुत थिक हो जाता है, मैक्सिमम क्लाउड थंडरिंग एंड लाइटनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो मेच्योर स्टेज सबसे ज़्यादा हजार्डस होती है, और मेच्योर स्टेज ही वो होती है जब वहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउनपोर होता है और उसका मूवमेंट सबसे तेज होता है। तीसरी स्टेज आती है हमारी डिसिपेटिंग स्टेज या सेनाइल स्टेज, या जिसे हम ओल्ड स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर थंडरस्टॉर्म धीरे धीरे डाई होना स्टार्ट हो जाता है। और जब थंडरस्टॉर्म डाई होना कब स्टार्ट होगा, जब इसमें जो वर्टिकल मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, मतलब हवा ऊपर नहीं उठ रही है, अब नीचे से उसे कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अब सिर्फ जो हवा ऊपर उठी थी वो धीरे धीरे डाउनपोर में आना स्टार्ट होगी। तो ऐसे में जो क्लाउड है वो अम्ब्रेला की शेप में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, एल्ट्रोस्ट्रेटस या सीरोस्ट्रेटस की फॉर्म के अंदर इस तरीके से। और धीरे धीरे ये हल्की 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 बारिश करता हुआ एनर्जी को डिसिपेट कर देता है। तो ये हमारे 3 स्टेजेस हैं थंडरस्टॉर्म के, बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक अब आपको समझ आ गया है। तो बहुत सिंपल भी है। पहली हमारी क्यूमुलस स्टेज जिसके अंदर सिर्फ अप ड्राफ्ट होता है, दूसरी हमारी मेच्योर स्टेज जिसके अंदर अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट दोनों होता है। डाउन ड्राफ्ट की वजह से बहुत हेवी प्रेसिपिटेशन होता है, एनरेलमेंट ऑफ कूलर एंड ड्रायर एनवायरमेंटल एयर होता है। एंड डिसिपेटिंग स्टेज जिसमें कोई भी अप ड्राफ्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे ये डाई होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत हल्की 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 बारिश होगी और एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ थंडरस्टॉर्म लाइफ साइकिल। अगर आप फोटोज में भी देखोगे, अगर आप कभी बनते हुए भी देखते हो, तो जस्ट लुकिंग एट द टाइप ऑफ क्लाउड इट हैज यू कैन डिटेक्ट कि अच्छा अभी ये क्यूमुलस स्टेज में है, मेच्योरिंग स्टेज में है, या फिर डिसिपेटिंग स्टेज के अंदर है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द थंडरस्टॉर्म। विल टेक अनदर क्लास ऑन लाइटनिंग, किस तरीके से बनती है। आई डिडंट वांट टू स्ट्रेच दिस क्लास, but we have 2025 geography optional course. If you have any questions, and very soon will be conducting a workshop on geography optional also. If you have any questions regarding the course, you can call us, you can mail us, you can write it in the comment section. We would be very happy to answer your questions. And that is it from my side. I'll see you guys in the next lecture and in the course. That's it. Bye. Jai Hind.